स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम फिर से शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन सीरीज पार्ट 5। जैसा कि आप सभी ने देखा है, अभी तक हमने 4 पार्ट जो हैं वो कवर कर लिए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स को लेके 2023 को लेके सीरीज चलाई जा रही है। यदि आपने वो बाकी वीडियोस नहीं देखी है, जैसे कि कल्चर की हुई, पॉलिटी की जो कीवी मैम भी करा रही हैं, और मैंने भी आपको ज्योग्राफी की भी कराई है, तो यदि आपने नहीं देखी है तो आप डिलाइट आईएएस के हमारे इस चैनल पर जाएं और जाकर आपको प्लेलिस्ट में सब वीडियोस मिल जाएंगी, जाके उनका लाभ उठाएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैव ईंधन की पीढ़ी और उनके स्रोत के संदर्भ में। ठीक है, स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे हमें जैव ईंधन दिए गए हैं, खाद्य फसलें दी गई हैं, हमें ये युग्म मैच करने हैं कि इनमें से कौन से सही सुमेलित हैं। तो देख लेते हैं जैव ईंधन में जो दिया गया है हमें पहली पीढ़ी चावल की भूसी, दूसरा दिया है कि दूसरी पीढ़ी मक्का, तीसरी पीढ़ी विशिष्ट रूप से इंजीनियर्ड शैवाल। पूछा गया है उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है डी, अर्थात फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो एकदम करेक्ट हो जाता है। बात करें जैव ईंधन के बारे में, तो जैव ईंधन का उत्पादन जैव भार की समकालीन प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, न कि जीवाश्म के निर्माण में शामिल बहुत धीमी भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित ईंधन से, जैसे कि तेल। और चूंकि तकनीकी रूप से जैव भार को सीधे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, कुछ लोग जैव भार और जैव ईंधन शब्दों का एक साथ उपयोग करते हैं। आमतौर पर जैव ईंधन को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहली पीढ़ी के जैव ईंधन की बात करें तो पहली पीढ़ी के जैव ईंधन पारंपरिक तकनीक का उपयोग करके चीनी, स्टार्च, वनस्पति तेल या जंतु वसा से बनाए जाते हैं। पहली पीढ़ी के जैव ईंधन में बायो अल्कोहल, बायोडीजल, वनस्पति तेल, बायो ईथर और बायोगैस शामिल होते हैं। ठीक है, वहीं देखें तो दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन में ये गैर खाद्य फसलों से उत्पन्न होते हैं, जैसे सेल्यूलोसिक जैव ईंधन और अपशिष्ट जैव भार, गेहूं एवं मक्का और लकड़ी के डंठल। बात करें तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन के बारे में, तो ये शैवाल जैसे विशिष्ट रूप से इंजीनियर्ड सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होते हैं। शैवाल से जैव ईंधन का उत्पादन आमतौर पर सूक्ष्म जीवों के लिपिड तत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। एक सेकेंड रुकिएगा, इसका जो आंसर है वो आंसर सी हो जाता है। ठीक है, डी नहीं होता है, आंसर सी हो जाता है, अर्थात फर्स्ट एंड थर्ड। तो आपका जो दूसरी पीढ़ी वाला है ये गलत है। ठीक है, जिसमें सिर्फ मक्का नहीं, गेहूं एवं लकड़ी के डंठल भी होते हैं, और तीसरी पीढ़ी का एकदम करेक्ट हो जाता है ना। फर्स्ट एंड सेकंड वाला जो सुमेलित है वो एकदम करेक्ट हो जाता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, तो आपको करेक्ट आंसर मिल गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया वन्य जीव प्रवर्तन नेटवर्क सावेन के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दिए गए हैं 3, देख लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट दिया गया कि यह अवैध व निजी व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए शुरू किया गया एक अंतर सरकारी वन्यजीव कानून प्रवर्तन सहायता निकाय है। ठीक है, सेकंड दिया गया है कि सावेन को आसियान सदस्य देशों द्वारा लॉन्च किया गया था। थर्ड है कि ये नेपाल के काठमांडू स्थित सचिवालय से अपनी गतिविधियों का संचालन करता है। तो यदि इसका आंसर देखें तो इसका आंसर जो है वो हो जाता है सी, अर्थात फर्स्ट एंड थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन सा सही है। ठीक है, बच्चे बहुत से ध्यान नहीं देते हैं कि क्या पूछ रहा है, तो वो फिर क्वेश्चंस करते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, है ना। तो जो यहाँ पे सही है स्टेटमेंट वो है केवल फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ओजोन प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे हमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट है कि धरातली ओजोन नाइट्रोजन के ऑक्साइडो और एक सेकेंड और वाष्पशील, ठीक है ये गलत है, मिसप्रिंट हो गया है। वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रिया से बनती है। सेकेंड दिया गया है कि ओजोन गेहूं जैसी अनाज वाली फसलों की पैदावार को कम कर सकती है। थर्ड है कि ओजोन प्रदूषण को राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के माध्यम से
मापा जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाता है इसका, वो आंसर हो जाता है डी, अर्थात फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एकदम करेक्ट है। पूछा गया है कौन सा सही है, तो तीनों ही करेक्ट हो जाते हैं। बात करें, ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। ओजोन पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल और धरातल दोनों स्तरों पर विद्यमान होती है। ओजोन अच्छी या खराब भी हो सकती है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि कहाँ यह पाई जाती है। जैसे कि बात करें धरातलीय ओजोन के बारे में, तो ये हानिकारक वायु प्रदूषक है, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर यह हानिकारक प्रभाव डालती है। साथ ही साथ यह धूम और कोहरे का भी घटक है। क्षोभ मंडल या धरातलीय ओजोन सीधे वायु में उत्सर्जित नहीं होती है, बल्कि नाइट्रोजन के ऑक्साइडों और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रिया से यह बनती है। बात करें, प्रतिवर्ष भारत की गेहूं की उपज का लगभग 22 मिलियन टन और धान की उपज का लगभग 6.5 मिलियन टन यह नष्ट भी कर देती है। ठीक है, धरातलीय जो ओजोन गैस है वो ये नष्ट कर देती है। स्वास्थ्य पर भी ओजोन प्रदूषण का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। गले में खराश, खांसी, ऐसी कुछ बीमारियां जो इसके कारण होती हैं। आगे बढ़ते हैं, ग्रेट ग्रीन वॉल के बारे में जानते हैं। हमारा क्वेश्चन है, ग्रेट ग्रीन वॉल कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में भी। हमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ग्रेट ग्रीन वॉल कार्यक्रम का विस्तार अफ्रीका के साहिल क्षेत्र में पश्चिम में सेनेगल से लेकर पूर्व में जिबूती तक है। सेकंड दिया गया है कि ग्रेट ग्रीन वॉल कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है, कौन से सही है कथन। तो इसमें जो ए है, फर्स्ट है कथन, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसका आंसर ए हो जाता है। बात करें इसके बारे में, तो संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभी समय ने हाल ही में सेनेगल के संगीतकार बाबा माल के साथ अपनी साझेदारी का नवीकरण किया था, जो यूएनसीसीडी के 6 भूमि राजदूतों में से एक है। बात करें ग्रेट ग्रीन वॉल के बारे में, है ना, क्यों ये चर्चा में था सेनेगल, वो देख लेते हैं। बात करें ग्रेट ग्रीन वॉल, तो इस पहल की शुरुआत 2007 में अफ्रीकी संघ के द्वारा की गई थी और अफ्रीका के नेतृत्व वाली इस गेम चेंजिंग पहल का उद्देश्य अफ्रीका की निम्नीकृत भूमि का पुनरुद्धार करना तथा विश्व के सर्वाधिक गरीब क्षेत्रों में से एक साहिल क्षेत्र में निवास करने वाले लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक तापन से बचने के लिए भू अभियांत्रिकी तकनीकों के एक भाग के रूप में निम्नलिखित विधियों में से कौन सी संभावित रूप से अपनाई जा सकती है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट देखें तो अंतरिक्ष में दर्पण स्थापित करना। सेकेंड, बारिश कराने के लिए बादलों में सिल्वर आयोडाइड की बौछार करना। थर्ड है कि समुद्र में लौह चूर्ण का छिड़काव करना। फोर्थ है आकाश में सल्फर कणों का अंतःक्षेपण करना। यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा हो जाता है सी, अर्थात 1, 2, 3 एंड 4 सारे ही एकदम ये करेक्ट हो जाते हैं। तो हमें इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैश्विक तापन के बारे में बात कर लेते हैं। तो भू अभियांत्रिकी वैश्विक जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए जलवायु प्रणाली में जानबूझकर किया गया हेरफेर है। वैज्ञानिकों ने अनेक भू अभियांत्रिकी योजनाओं का अनुमान लगाया है, जिन्हें 2 रणनीतिक समूहों पर रखा गया है। एक समूह का लक्ष्य है ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए वातावरण से CO2 को हटाना, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना और बड़े पैमाने पर प्रयास करना। इस प्रकार की रणनीति का एक उदाहरण कृत्रिम वृक्ष नामक मशीनें भी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें आई थी जिससे यह चर्चा में रहा था। आगे देख लेते हैं, रोटरडैम अभी समय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे हमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़ लेते हैं उनको। और पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। ठीक है, सही पूछा गया है। स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं कि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी बहुपक्षीय संधि है, जिसका उद्देश्य खतरनाक रसायनों के आयात के संबंध में साझा उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना है। सेकेंड है कि भारत में रसायन और पेट्रो रसायन विभाग कीटनाशकों के लिए प्राधिकरण राष्ट्रीय प्राधिकरण है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर है वो आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है केवल एक, अर्थात जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वह बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सेकंड आपका सही नहीं हो जाता है। इसके बारे में जाने, रोटरडैम अभिसमय जिसे औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों
और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया पर रोटरडैम अभिसमय को कहा गया है। एक कानूनी रूप से बाध्यकारी यह बहुपक्षीय संधि है और यह अभिसमय का उद्देश्य जो है वो है कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को संभावित नुकसान से बचाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 के बारे में देख लेते हैं। ये बात करता है कि भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे हमें दी गई हैं 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, देख लेते हैं कि कौन से सही है और कौन से गलत हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया गया है कि हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। ठीक है, सेकेंड है कि हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक की हो सकती है। थर्ड है कि सामान्य देहाती में, ठीक है, सामान्य रूप से देखें तो हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। फोर्थ दिया गया है कि भारत के राज्य में हाथियों की जो सर्वाधिक जीव संख्या है वो केरल में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ए, अर्थात केवल फर्स्ट एंड सेकेंड ही बिल्कुल सही है। थर्ड एंड फोर्थ क्यों सही नहीं है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट दिया गया है कि सर्वाधिक हाथियों की जीव संख्या केरल में है, तो ये इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि कर्नाटक में सर्वाधिक हाथियों की संख्या देखने को मिलती है। ठीक है, और जो ये बात है कि सामान्य हाथियों में 40 वर्ष तक बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है, तो ऐसा नहीं है। 14 से 45 वर्ष के बीच मादा हाथी हर 4 साल बाद जन्म देती है। ठीक है, और जन्म अंतराल औसतन क्या होता है कि ये 52 साल की उम्र में 5 साल तक हो जाता है और 60 साल की उम्र में 6 साल तक भी बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि 40 तक ही बच्चे पैदा करती है। और बाकी प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में बात करें तो 1992 में फरवरी में प्रोजेक्ट हाथी एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशियाई, हमें यहाँ 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। सेकंड है कि 2 कुबड़ वाला प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाने वाला ऊँट है। थर्ड है कि एक सींग वाला गेंडा 2 कुबड़ वाला, ये ऊँट है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ऊँट रह गया है, तो आप उसको मेरे जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दें। 2 कुबड़ वाला ऊँट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। थर्ड है कि एक सींग वाला गेंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है केवल ए, अर्थात केवल फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है, बाकी 2 गलत हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में पाए जाते हैं, बाकी देशों में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको एक तरफ वन्य प्राणी दिए गए हैं, दूसरी तरफ प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में बात की गई है। देख लेते हैं। फर्स्ट है कि नीले मीन पक्ष वाली महाशीर जो कि कावेरी नदी में मिलती है प्राकृतिक रूप से। सेकंड है इरावदी डॉल्फिन चंबल नदी। थर्ड है मोरचाव जिसको चीतीदार बिल्ली को कहते हैं, वो मिलती है पूर्वी घाट में। तो इसका जो सही आंसर है पूछा गया है उपयुक्त में से कौन से सही सुमेलित हैं, तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाता है सी, अर्थात केवल एक और थर्ड एकदम करेक्ट है, बाकी सेकेंड आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 10th एंड लास्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि यदि आप घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि घड़ियाल कहाँ पे प्राकृतिक आवास के रूप में देखने को मिलती है। ए है कि भीतरकनिका मैंग्रोव, बी है चंबल नदी, सी है पुलिकट झील, डी है दीपोर बील। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है आंसर बी, अर्थात चंबल नदी में प्राकृतिक रूप से आपको घड़ियाल देखने को सबसे ज़्यादा मिलती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। हमारी क्वेश्चन में जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कराए गए हैं उनको आप नोट डाउन करें या फिर दोबारा से रिपीट पे वीडियो देखें और उनको अपने सेट कर लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आए, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड जो हमने आसपास की चीज़ें डिस्कस की हैं वो भी आ ही सकती हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमने टॉपिक आपको ये कवर कराए हैं। ठीक है, और डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम से जुड़िए जहाँ पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्म और डेली करंट अफेयर से रिलेटेड जो आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में बहुत हेल्पफुल होंगे, ऐसी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, या फिर जो आपके यूपीएससी 2024 जिसका टारगेट है उनको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।